नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को। ऐसे आर्टिकल्स जो आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपके जॉब और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, इन पांचों चीजों को, जो कोई भी चीज अगर इम्पैक्ट कर सकती है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे जियोपॉलिटिकल न्यूज, जो ये सारी चीजों पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ऐसी वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि आपके फीड में ऐसे ही और बढ़िया वीडियोस आए। तो शुरुआत करूंगा मैं आज के ओवरव्यू से। नाउ आई एम बैक टू ऑफिस। आई वाज अ लिटिल बिजी लास्ट 4 डेज से, तो मैं अच्छा क्वालिटी वीडियोस नहीं बना पा रहा था इतना। सो टुडे विल कवर मोर आर्टिकल्स। बजट के बाद काफी सारी चीजें भी हुई हैं, डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कुछ एक्शंस लिए हैं, तो काफी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रही है हमें ऑलरेडी। तो शुरुआत करता हूँ एक ओवरव्यू से। आज क्या क्या डिस्कस होने वाला है। सबसे पहले, ट्रम्प टैरिफ ड्यूटी कट्स, अदर इंडिया स्टेप्स टू रिलीव यूएस पे। यहाँ पे यूएस ने कनाडा और मेक्सिको पे ऑलरेडी टैरिफ लगा दिया है। ट्रेड वॉर लग रहा है वो शुरू कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और इंडिया क्या कर रहा है ना, प्रीएम्प्टिव हो रहा है, यहाँ पे प्रीएम्प्टिव स्टेप्स ले रहा है। मतलब इससे पहले कि वो हम पे टैरिफ लगाए, हम पहले ही ऑलरेडी अपने टैरिफ्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस का एक्सपोर्ट इंडिया में और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें टैरिफ बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो हम पहले ही वो स्टेप्स फिक्स कर ले रहे हैं जो यूएस चाहता है कि हम करें यहाँ पर। तो डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टेप्स है वो। बजट शाइन्स अ लाइट ऑन रूफ टॉप सोलर स्कीम। रूफ टॉप सोलर स्कीम है, तो यहाँ पे टारगेट रखा है कि 1 करोड़ होम इंस्टॉलेशन चाहिए हमें, हर छत के ऊपर, 1 करोड़ छतों के ऊपर सोलर पैनल्स चाहिए 2027 तक। तो इसके लिए किस कंपनी का फायदा हो सकता है, किसको ये काफी एडवांटेज पहुंचाएगा, ये हम देखेंगे। इंडिया को यूएस टैरिफ शायद झेलना पड़े, इवन दो हमने प्रीएम्प्टिव मूव्स किए हैं, लेकिन तब भी हो सकता है कि वो बेकार निकले और हमें यूएस टैरिफ फेस करने पड़े। तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पुराना हमने अभी पहले स्टेप लिया है अभी, उसका शायद कोई फायदा ना हो। अंडर न्यू कैप्टन, आरबीआई मस्ट फाइनली अनलीश इट्स कट शॉट। 7 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी आई थिंक आउटकम आ जाएगा कि हमारे ब्याज दर घटेंगे या नहीं घटेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा डिसीजन होगा। जिस लेवल का बजट का डिसीजन था ना, उसी लेवल का होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या क्या चीजें मार्केट और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैन टैक्स कट्स फ्यूल कंजम्पशन बूस्ट। अब मैं 10 दिन से बजट के पहले सवाल पूछ रहा था कि क्योंकि टैक्स सिर्फ 1-2% लोग ही देते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होता है इंडिया में, तो क्या अगर उनका टैक्स आप कम कर दोगे तो हमारा ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ जाएगा? क्योंकि बाकी 98-99% जो लोग हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो टैक्सेबल इनकम में ही नहीं आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में। तो कंजम्पशन बूस्ट यूजुअली क्या होता है, जब आप कंजम्पशन टैक्स को कम करते हैं, लेकिन आपने तो डायरेक्ट टैक्स कट किया है। तो ये हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो एक आर्टिकल आया है और आप देखते हैं कि आपने भी बहुत सारा कंटेंट दिया है मुझे इससे रिलेटेड, कंटेंट कमेंट सेक्शन में। तो आप देखिए कि एक जो इकोनॉमिक टाइम्स में जो एडिटोरियल लिखता है और आपका जो ओपिनियन है, उसमें कितना डिफरेंस है, जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें क्या कोई डिफरेंस है, तो आपको कंपेयर करके काफी अच्छा लगेगा और पता चलेगा। यूएस टैरिफ साइंड एंड सील्ड, कनाडा मेक्सिको फाइट बैक। ट्रंप ने 25% ड्यूटी लगाई है इंपोर्ट्स फ्रॉम बोथ नेशन से, 10% लगा है चाइना पे। तो दोनों, कनाडा और मेक्सिको, काफी इंफ्यूरिएटेड हैं इस टाइम पे। दोनों की हालत काफी खराब है, मैं बता दूंगा। ये डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ जेनरेटिव एआई डिस्कस करेंगे। ग्रीन कॉस्ट, मतलब अगर आप एक क्वेरी भी डालते हैं ना चैट जीपीटी में, तो उस पे काफी इलेक्ट्रिसिटी बर्न होती है, काफी एनर्जी लगता है उसका रिस्पॉन्स एआई को ढूंढने में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका ओवरऑल ग्रीन कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। टैक्स रिलीफ, लोअर ड्यूटी में एड ऑटो सेल्स। अच्छा, ये जो टैक्स रिलीफ आया है, इससे ऑटो सेल्स को फायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा मार्केट, ऐसा लग रहा था कि फ्लैट रहेगा, ग्रोथ जो है इस बार सेम रहने वाली है, पहले जितने ही सेल्स रहने वाले हैं, सेल्स नहीं बढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है कि कुछ इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिले। बूस्ट फॉर एग्रीकल्चर, बजट प्रपोजल्स विल हेल्प फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। बूस्ट आया है एग्रीकल्चर के लिए और बजट के प्रपोजल्स फार्मर और कंज्यूमर की मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन ही एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरबीआई रेट कट्स नहीं कर पा रही है। तो ये, इस पर भी हम लोग जरूर ध्यान देंगे, हमें ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। ड्यूटी कट्स, अदर इंडिया स्टेप्स टू रिलीव यूएस पेन। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंडिया ने ड्यूटी कट्स किया है, मतलब कस्टम ड्यूटी और ओवरऑल टैक्सेस कम किए हैं। किस पर? फिश हाइड्रोलसेट पर। ये देखिए, फिश हाइड्रोलिसेट
यहाँ पर लिखा है फॉर मेकिंग एक्वेटिक फीड, मतलब एक्वेटिक फीड जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके मतलब खाने का जो आप बनाते हैं, या फिर स्पेसिफिक वेस्ट या स्क्रैप आइटम्स या ग्राउंड इंस्टॉलेशन, सैटेलाइट्स के लिए, ईथरनेट स्विचेस के लिए एंड मोटरसाइकिल्स के लिए। यहाँ पे क्या हुआ है, ड्यूटी कट हुआ है, टैक्सेस कम किए गए हैं, तो इससे क्या होगा, जो बूस्ट है टू एक्सपोर्ट्स, यूएस एक्सपोर्ट्स, ये बढ़ेंगे। बजट ने प्रपोज किया है जो ड्यूटी है इथरनेट स्विचेस पर, इसे घटा करके 10% कर दिया जाएगा। यूएस ने एक्सपोर्ट किया था कितना, 650 मिलियन वर्थ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन इंडिया, और वॉशिंगटन ने एक्सपोर्ट किया था कितना, 3.09 मिलियन डॉलर्स ऑफ सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंसेस टू इंडिया, एंड इनके ऊपर जो ड्यूटी था वो अब 20% हो रहा है 100% से। तो इंडिया क्या कर रहा है, ये जो टैक्सेस हैं ये इंपोर्ट्स पे कट हो रहे हैं। मतलब अगर यूएस हमें सामान इंडिया बेचता था पहले, तो हम 100% टैक्स लगाते थे उस पर इंडिया आने पर, और अब वो घटा करके हमने कर दिया है 20% कहीं पर। तो कहीं पर हमने 50% घटा दिया है, 20% से 10% कर दिया है, 100% से 20% कर दिया है। तो क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर क्या एक्यूजेशन लगाया, इल्जाम लगाया कि भाई इंडिया टैरिफ किंग है पूरे दुनिया का और बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर है, अब्यूज करता है इंडिया टैरिफ पॉलिसीज को और टैक्सेस को, और टैरिफ किंग बताया इंडिया को। तो जो ड्यूटी कट किए हमने, इससे इंपोर्ट्स पर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है सारी कंट्रीज पर इक्वली। जो पॉलिसीज हैं वो कंट्री स्पेसिफिक है ही नहीं, तो यूएस के लिए नहीं है, बाकी दूसरी भी जो कंट्रीज है हमें एक्सपोर्ट कर रही है वो आइटम, अब वो पहले से सस्ते दाम पर इंडिया में एक्सपोर्ट होंगी। तो इंडिया में ऑफ कोर्स यहाँ पे एक तो हमारे टैक्स कलेक्शंस थोड़े से घटेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे घटने से हमारा इंपोर्ट बिल और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर इनके प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो फिर इंडियन जो है, इंडिया में जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं इसे, वो लोकली सोर्स करने की जगह ज्यादा इंपोर्ट करने का सोचेंगे, तो ये कंपेटिटिव प्राइसेस पर मिलने लग जाएंगे। और रीजन ये है कि इनके प्राइसेस को ऊपर रखा जाता है, जैसे कि प्रीमियम मोटरसाइकिल्स हार्ले डेविडसन है, ठीक है, या फिर ट्रायम्फ है, सुजुकी है, इनको क्या है, चीपर और लोअर कस्टम ड्यूटी का फायदा होगा। जैसे कि इस पे 5 से 20% का रहेगा, जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है यूएस का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो बाइक्स है, मतलब 1 लाख की बाइक्स है इंडिया में आते आते 3 लाख की हो जाती है, 3 लाख की बाइक इंडिया में आते थे 10 लाख की हो जाती है, 12 लाख की हो जाती है, इतने इतने भी टैक्सेस अगर आप इंपोर्ट करो डायरेक्टली। और ये असेंबल भी करती है इंडिया में, तो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो यूएस काफी यहाँ पे इल्जाम लगाता है। तो ये टेबल देख लीजिए, ईथरनेट केबल, ईथरनेट स्विचेस, फिश हाइड्रोलिसेट, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंसेस, गुड्स टू बिल्ड एसएलवीज, उसके अलावा मोटरसाइकिल्स और वेस्ट एंड स्क्रैप आइटम। अभी 20%, 15%, 100%, 5%, 15 से 50% और 2.5 से 10% टैक्सेस हैं। प्रपोज क्या किया गया है कि इसको आधा करके 10 कर दिया जाए, इसको 1/3 कर दिया जाए, 15 से 5। सिंथेटिक फ्लेवरिंग को तो 100% से 20% पे लाया जाए, 0% करना चाहिए गुड्स टू बिल्ड सैटेलाइट्स एंड एसएलवीज। इसके अलावा मोटरसाइकिल जो 15 से 50 की कैटेगरी में आते हैं, इनको 10 से 40 की कैटेगरी में रखा जाए, 40%। एंड वेस्ट एंड स्क्रैप आइटम्स को 2.5 से 10% की जगह पे 0% कर दिया जाए। तो ये नया प्रपोज्ड परसेंटेज है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। 1 करोड़ होम इंस्टॉलेशंस का टारगेट है बाय 2027। किस चीज का? बजट शाइन्स अ लाइट ऑन रूफ टॉप सोलर स्कीम। तो कई सारे लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट की रूफ टॉप सोलर स्कीम चलती है, जिसमें क्या है कि आप अगर सोलर पैनल्स कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो अपने घर पे, तो आपको काफी सब्सिडी मिल जाती है इसमें। तो बजट ने क्या किया है, इंक्रीज, इस बार नए बजट ने इंक्रीज किया है बजट फॉर प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना बाई 80%, 80% से बजट बढ़ गया। 20,000 करोड़ का बजट हो गया FY26 के लिए, जो इनका फ्लैगशिप रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम है। लास्ट ईयर इसे अनाउंस किया गया था, और जो रिवाइज एस्टिमेट है 2025 का इस बजट के लिए, वो था 11,100 करोड़। तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि वो ना रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन को 1 करोड़ घरों तक लेकर जाएगी, जो अभी 8 लाख घरों में है। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि FY27 तक करीब 92 लाख नए घरों में सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाए जाएं। और इनिशिएटिव की वजह से सोलर एडॉप्शन होगा, सिटीजन्स क्या करेंगे, क्लीनर एनर्जी भी यूज कर पाएंगे, देखिए, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। हर घर अपने आप में एक, आप कह सकते हो, ग्रिड बना हुआ है जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्कीम लॉन्च हुआ था फरवरी 2024 में, और ये इनेबल करता है 1 करोड़ हाउस होल्ड को कि वो अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। इसमें हमारा आउटले, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा आएगा, 75,021 करोड़ का खर्चा आएगा। जो इंस्टॉलेशंस है वो भी काफी बड़ी है, अर्लियर रूफटॉप स्कीम्स है, बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि लोन सब्सिडी ये कम टाइम में हो। जो टाइम लग रहा है वो थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाए, ऑटोमेट हो जाए चीजें, टेक्नोलॉजी का यूज हो जाए। तो गवर्नमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि 1 करोड़ घर में तो हम लगा देंगे।
2026-27 तक। एंड ये बहुत फास्ट पेस से होगा जब बॉटलनेक्स रिमूव हो जाएंगे, तो इनका ये कहना है। इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में ना आपको 40% तक की सब्सिडी मिल जाती है, पैसे वापस मिल जाते हैं जो आप खर्चा कर रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी इससे ज्यादा और अफोर्डेबल भी हो जाती है, एक्सेसिबल भी हो जाती है। तो अगर आप 1 लाख खर्चा कर रहे हो तो 40,000 तक आपको आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा सोलर पैनल्स लगाने के लिए। तो इनिशिएटिव क्या करती है, एम्पावर करती है मिलियंस को, लाखों करोड़ों लोगों को, कि वो एक तो क्लीन एनर्जी यूज करेंगे, सोलर एनर्जी। और इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी इनोवेशन का गोल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इससे। तो इंडिया माइट फेस यूएस टैरिफ्स डिस्पाइट प्रीएम्प्टिव मूव। अब ग्लोबल वॉर, यहाँ पे ट्रेड वॉर ट्रिगर हो गया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, और यहाँ पे इंडिया भी अब इनके चक्कर में फंस सकता है बहुत बुरी तरीके से। क्योंकि बजट FY 26 आप देखिए, हम लोग प्री एम्प्टिव स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। प्री एम्प्टिव क्या होता है कि इससे पहले कोई मेरे पे हमला करे, मैं ही कर देता हूँ, राइट, ये होता है। तो हम डिफेंस भी कर सकते हैं, इससे पहले कोई मेरे पे हमला कर ले, मैं पहले ही अपने डिफेंसेस सेटअप कर ले रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि करेगा ऐसा। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, प्री एम्प्टिव डिफेंस में उल्टा और टैक्स कट्स प्रपोज कर दिए यूएस के एक्सपोर्ट्स के लिए, जो यूएस एक्सपोर्ट करता है हमें। क्योंकि यूएस चाहता है कि वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स अपने बढ़ाए, इंडिया को लेकर भी, खाली इंडिया ही उन्हें ना एक्सपोर्ट करता रहे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी है जो डिफ्लेक्ट करेगी थ्रेट ऑफ टैरिफ इंक्रीज बाय द यूएस। जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का यूएस, एंड सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस भी है इंडिया का। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट काफी ज्यादा करता है और इंपोर्ट काफी कम करता है, तो बहुत बड़ा सरप्लस हम लेके चलते हैं। तो सोर्सेस का ये कहना है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टिल फॉलो थ्रू करेगा अपने टैरिफ मूव्स को, जो स्टार्ट किया गया था जब कनाडा और मेक्सिको इन्होंने टारगेट किया, उसके बाद चाइना को टारगेट किया, एंड ड्यूटीज लगाई इन पे, ठीक है। सर्टेन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया भी जो है कमिंग डेज में, जैसे कि स्टील, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन पर बड़ी ड्यूटी लग सकती है। स्टॉक मार्केट भी इसको रिएक्ट कर रहा है। ये कंपनीज अगर आप देखेंगे तो नोटेबली आप देखिए कि ये जितने भी इंडिसेस हैं जो इस सेक्टर में से रिलेटेड है, वो आज नीचे चल रहे हैं, काफी गिरे हुए हैं। तो इंडिया प्रिपेयर्ड है यूएस के प्लान्स से डील करने में। तो यहाँ पे इंडिया भी चाहता है कि ठीक है चलो, अगर रूल्स आप चाहते हो कि फेयर ट्रेड के हों, तो बेयरिंग नेशनल इंटरेस्ट, जो हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जितना कर सके वो करते हुए हम लोग फेयर पर आने के लिए तैयार हैं। तो अभी बहुत अनक्लियर है कि यूएस के जो मूव्स हैं वो, प्राइम मिनिस्टर का जो नरेंद्र मोदी का विजिट है फरवरी में, उससे पहले ही हमारे पे लगा देंगे इस तरीके के, स्लैप कर देंगे टैरिफ्स, या उसके बाद होगा कुछ नेगोशिएशन होगा यहाँ पे। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा फॉरेन मार्केट है वो यूएस है। यस, यूएस हमारे लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को आप देखिए, हमारी हमारी दवाई की जो कंपनियां हैं, हमारा टोटल जो प्रोड्यूसर शेयर है यहाँ पे 38.8% है मेडिसिन में, जो यूएस इंपोर्ट करता है। अप्रैल से नवंबर तक अगर आप देखेंगे तो हमने करीब $5.8 बिलियन के ड्रग फॉर्मुलेशन भेजे हैं यूएस को। और एल्यूमिनियम स्टील की अगर मैं बात करूं तो $2.3 बिलियन के हमने भेजे हैं एल्यूमिनियम स्टील प्रोडक्ट्स एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स भेजे हैं $550 मिलियन के करीब। तो कुछ घंटे पहले ही जब ट्रेड वॉर शुरू हुआ उसके, तो इंडिया ने यूटिलाइज किया अपने बजट वाले दिन ड्यूटीज को थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, ताकि क्या हो कि ये जो इल्जाम लग रहे हैं इंडिया पे कि भाई तुम टैरिफ किंग हो, तुम सबसे ज्यादा अनफेयर वो रखते हो, भाई टैरिफ्स रखते हो, बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हो, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है ये, तो इसका हमारे ऊपर जो एक खिताब है ना, ये खिताब हट जाए हमारे सर से, हमें ये ताज नहीं चाहिए बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर का। तो ये लेबल से बचने के लिए हमने काफी इंपोर्ट ड्यूटी के जो स्लैब्स हैं वो स्क्रैप कर दिए, खत्म कर दिए। जैसे 70% हमने कर दिया ऑन मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस। टैरिफ रेट जो है 150%, 125%, 100% का, अब ये टैरिफ शेड्यूल में रहेगा ही नहीं, ये टैक्सेस रहेंगी नहीं 150% और 125% और 100% वाले। एंड दूसरे ड्यूटी स्लैब्स में भी एडजस्टमेंट किए गए, जैसे दूसरे कुछ स्लैब्स हैं जैसे कि 25%, 30%, 35%, 40%, तो इनको भी रिड्यूस कर दिया गया, जैसे 20% कर दिया गया, ठीक है। 125% और 150% वाले को 70% पे ले आया गया, तो 50% वहां डिक्लाइन कर दिया इसको। तो रिपब्लिकन हाउस मेंबर्स को एड्रेस करते वक्त फ्लोरिडा में ट्रंप ने कहा था कि कुछ ही बिल्कुल दिनों में, बिल्कुल नियर फ्यूचर में, ये एक डिसीजन लेने वाला है बहुत बड़ा टैक्सेस पर, जो ये फॉरेन प्रोडक्शन पे लगाएंगे ऑफ कंप्यूटर चिप्स। जो भी यूएस से बाहर कंप्यूटर चिप्स बना रहा है, सेमीकंडक्टर्स बना रहा है, फार्मास्यूटिकल्स बना रहा है, उस पर हम टैक्स लगाएंगे ताकि वो यूएस में आकर ये चीजें प्रोड्यूस करे। जैसे चाइना एक ट्रिमेंडस टैरिफ मेकर है, इंडिया, ब्राजील और दूसरी कंट्रीज भी है, तो हम आगे ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका को सबसे आगे रखेंगे, इनका ये कहना है। तो ऐसा करने से पता नहीं, मुझे लगता है यूएस में जो मेडिसिन ऑलरेडी जो 10 रुपए यहाँ पे मिलती है और वहां पे मिलती है $1000 की, वो हो सकता है वो और 10 गुना महंगी हो जाए अगर वो यूएस में बनना स्टार्ट हो जाए तो। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अंडर न्यू कैप्टन आरबीआई में फाइनली अनलीश इट्स कट शॉट। यहाँ पे बात हो रही है नए कैप्टन की। तो हमारे नए कैप्टन कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा।
राइट? लास्ट मंथ ही उन्होंने अपनी कुर्सी सँभाली और आरबीआई के ऊपर इस टाइम पे बहुत प्रेशर है, बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं। वो ऐसे वक़्त पर आए हैं जब काफ़ी बड़े डिसीजंस उन्हें लेने होंगे देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और लोगों के लिए। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट ब्याज दर को कट कर सकता है पिछले 5 सालों में पहली बार दिस फ्राइडे, ठीक है? क्योंकि एक तो कंसर्न्स हैं कि इन्फ्लेशन घट नहीं रहा। ब्याज दर को बढ़ाया जाता है ताकि महंगाई दर को काबू किया जा सके। ब्याज दर बढ़ जाते हैं तो लोग पैसे कम खर्च करते हैं तो डिमांड घटती है, चीज़ों के दाम नीचे आते हैं। ये सिंपल डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स है जो हम 11th या 12th में पढ़ते हैं या बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ है। तो यहाँ पर होता क्या है? अब जब आप ब्याज दर को बढ़ा के रखोगे, लोग पैसे खर्च नहीं करेंगे, कंजम्पशन भी कम रहेगा तो ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी उससे काफ़ी कम होगी ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी तो बैलेंस करना है, लेकिन महँगाई दर को भी काबू करना है। तो इन दोनों को मैनेज करना ना इस टाइम पे आसान चीज़ नहीं है, ठीक है? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए फूड इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन में फूड इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है, सब्जियों के दाम, फल के दाम, पल्सेस के दाम, ये बड़ा परेशान कर रहा है। तो 12 में से 9 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे देश में, उनसे अगर जब पोल किया गया, तो बिलीव किया गया कि जो न्यू लुक होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो पहली बार मिलने वाला है गवर्नर संजय मल्होत्रा के साथ दिसंबर में इन्होंने संभाला एंड ये जो वोट होगा, ये होगा रेपो रेट को कम करने के लिए और ये होगा करीब 25 बेसिस पॉइंट से ये आ जाएगा हमारा रेपो रेट कितना 6.25%। तो एडिशनली अगर आप देखें तो सैटरडे का जो बजट भी होगा वो भी इंक्रीज करेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंफर्ट को। इनका ये एक्सपेक्टेशन था कि गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट जो है प्रपोज करेगी 4.4% का, जहां पे 4.8% बेटर देन बजटेड था, मतलब बजट बेटर रहेगा जो हमारा बजटेड था 4.8% का उससे। तो इस बेसिस पे यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि जो 1 बेसिस पॉइंट है इज अ 100th ऑफ परसेंटेज पॉइंट, मतलब 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होगा 0.25% यहाँ पे बात हो रही है ब्याज दर घटने की। और ये सबसे पहला रिडक्शन होगा, पहला रिडक्शन होगा मई 2020 से लेके अभी तक। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कम हुआ है, 11% पे आ गया है, पहले 11.4% था हमारे जीडीपी का, जीडीपी से कंपेयर करते हैं हम लोग। और ये फिस्कली प्रूडेंट भी है। ये चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पर्सपेक्टिव से तो जो डेफिसिट नंबर है उनका कोई बेयरिंग होगा नहीं। ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, इन्फ्लेशन भी नीचे आया है और एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे भी नीचे जाएगा। हमें लग रहा है क्रूड ऑयल भी इस साल नीचे जाएगा और स्टेबल ही रहेगा डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। जो सप्लाई है क्रूड का, ओवर सप्लाई क्रिएट होने वाला है पूरी दुनिया में एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए काफी अच्छी न्यूज है, काफी राहत मिलेगी हमें इससे। तो लेट्स सी कि क्या यहाँ पे होता है। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं बैंक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का तो होना ही चाहिए रेट कट किसी भी हाल में। कैन टैक्स कट्स फ्यूल अ कंजम्पशन बूम? अब ये सवाल मैंने अपने व्यूअर्स से हर बार पूछी और बहुत ही क्रिएटिव आंसर्स मिला है मुझे। और जो गवर्नमेंट ने किया है ना कंजम्पशन बूस्ट के लिए, मैं कहूंगा ये तो बहुत ही, मैं कहूंगा बिलो एवरेज ही डिसीजन रहा है। क्योंकि कितनी सारी चीजें हो सकती थी जो हमारे, अब देखिए कि ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स ने प्रपोज की है। तो डायरेक्ट टैक्स जो कट हुआ है जिससे सिर्फ 1-2% लोगों को डायरेक्टली फर्क पड़ता है, इनडायरेक्टली और भी लोगों को फर्क पड़ सकता है क्योंकि वो कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो कैश मूव करेगा उनके पास से दूसरों के पास भी। लेकिन इनका यही कहना है कि इसका एक लैग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे सबटाइटल यहाँ पे यही है कि रिवाइवल जो होगा ना हमारे ग्रोथ का, वो लैग रहेगा वहां पे क्योंकि नैरो टैक्स बेस यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगा हमारा, एक तो सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी इतना ज्यादा नहीं होगा जितना बाकी और डिसीजंस थे जिससे हो सकता था। बट ऑफ कोर्स कहीं भी अगर आप टैक्स कट कर रहे हो तो फिर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे भी कम पड़ेंगे, पैसे काटने पड़ेंगे। तो जीएसटी वगैरह कम करना भी कोई इजी चीज नहीं है। हम बोल तो रहे हैं कि ज्यादा असर जीएसटी कट करने का होता, बट ये भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो कंजम्पशन एक प्राइमरी लीवर है किसके लिए? इकोनॉमी के लिए, राइट? कंजम्पशन मतलब आप जितना खर्च करोगे पैसा, इकोनॉमी उतना ही पॉजिटिव साइकिल इकोनॉमी में आप क्रिएट करोगे। और जो अनसर्टेनिटी है एक्सपोर्ट्स की, म्यूटेड कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स की, जो गवर्नमेंट की इपेक्स है वो भी उसकी उसी को सारा हेवी लिफ्टिंग करना पड़ रहा है, सारा बोझ उठाना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है, उससे इकोनॉमी पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होता है। तो हम चाहते हैं कि लोग करें, प्राइवेट कंपनीज करें। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रेडिटेबली क्या किया है, पुल ऑफ किया है सबसे बड़ा इनकम टैक्स गिव अवे विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम फिस्कल कंसोलिडेशन। तो बिना फिस्कल कंसोलिडेशन से हटे उन्होंने सबसे बड़ा इनकम टैक्स गिव अवे दिया है अभी तक का। जो वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बजट्स हैं वो अकोमोडेट करते हैं
हायर मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम, जो हायर मिडिल क्लास का जो डिस्पोजेबल इनकम है कहीं ना कहीं वो ज्यादा बढ़ेगा। जो एंटिसिपेटेड स्टिमुलस है विद इन अ कंट्रैक्शनरी फिस्कल स्टैंस, अगर आप देखेंगे तो मॉनेटरी ईजिंग की वजह से एम्पलीफाई होगा। तो यस, अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या सोच रही है। गवर्नमेंट ये सोच रही है ना कि हम जीएसटी वगैरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पैसा चाहिए, इतना डेवलपमेंट भी करना है, तो केपेक्स सही होता है, उसके लिए फ्री में तो पैसा नहीं आएगा। ऐसा भी नहीं कि आप डेट और ले लेंगे। आप फिस्कल कंसोलिडेशन भी करना चाहते हैं, खर्चे को भी थोड़ा संभाल के करना चाहते हैं, डेट को ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, जो 2% लोग हैं, एक तो सबसे पहले उनके लिए थोड़ा सा ईज किया कि भाई आप जो है ठीक है टैक्स कम दो, ठीक है, एग्जाम्पशन जो है काफी बढ़ गई। उसके अलावा गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि ये जो लोग हैं ये खर्चा करेंगे अच्छा, ये वो लोग हैं जो ज्यादा नहीं सेव करेंगे, ये खर्चा करेंगे, अच्छा खासा खर्चा करेंगे, तो क्या है इकोनॉमी में पैसा जाएगा। लेट्स से जो हाउस हेल्प है उन पे पैसा खर्च करेंगे, मूवीज ज्यादा देखेंगे, चीजें ज्यादा कंज्यूम करेंगे ये जो लोग हैं जो टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है आरबीआई से, आरबीआई के ऊपर गवर्नमेंट बेट कर रही है कि ये रेट कट करना शुरू करेंगे, जिससे इकोनॉमी में क्या होगा, पैसा आएगा। सबसे पहले तो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, और दूसरा सस्ते दाम पर पैसा आएगा, लोन्स इजिली एक्सेसिबल होंगे। गवर्नमेंट चाहती है ये हो, कंपनीज लोन ले पाए सस्ते दाम पर, लोग सामान को खरीदने के लिए क्रेडिट यूज कर पाए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, या फिर जो गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर ऑलरेडी क्रेडिट है, जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन, या तो ये सस्ते हों ताकि उसका बेनिफिट मिले, राइट। तो गवर्नमेंट इस तरीके से बैठ कर रही है, आरबीआई को भी यहाँ पे गवर्नमेंट लेकर आ रही है कि यहाँ पे हमें रेट कट दिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एम्पलीफाई होगा कब, जब मॉनेटरी ईजिंग होगी, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब ईजिंग करेगी, तो और विदाउट सिग्निफिकेंटली रेजिंग रिस्क टू इन्फ्लेशन, मतलब आरबीआई भी 0.25% ही रेट कट करेगी। वो देखेगी कि इन्फ्लेशन का डेटा अगले बार क्या आता है, और उसके बाद फिर आगे और रेट कट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो कंजम्पशन को वापस से जिंदा करना, ये एक मिसिंग लिंक है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और ये स्ट्रेंथन करता है और मजबूत बनाता है हमारे इम्यूनिटी को अगेंस्ट एक्सपेक्टेड ट्रेड शॉक्स। तो स्टिमुलस जो मिल रहा है अभी, ये वेल टाइम्ड है, बहुत सही टाइम पर आया है ये। एंड जो कंजम्पशन रिकवरी है क्रेडिट फेड साइकिल की, तो ये भी लिफ्ट, मतलब जब से अगर आप देखेंगे कोरोना वायरस रेस्ट्रिक्शंस हटे हैं, तब से हमारा क्रेडिट फेड कंजम्पशन रिकवरी रहा है, राइट। क्योंकि लोगों ने लोन्स बहुत ज्यादा लिए हैं। आप देखिए पर्सनल लोन्स कितने गए हैं कोविड के बाद से, ठीक है। हमारा लोन ग्रोथ बहुत अच्छा खासा रहा है, और तभी आप देखिए बैंक्स की जो ग्रोथ रही है पिछले 4 सालों में, बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ पहुंच गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि कंजम्पशन जो था ये बेस था क्रेडिट पर, तो कहीं ना कहीं रेट कट्स होंगे तो ये और इंक्रीज होगा। जो इफेक्ट्स हैं टैक्स ब्रेक्स के वो अभी क्लियरली डिफाइंड नहीं है। कंट्री का जो टैक्स पेयर बेस है वो और कम हो गया, पहले जितना लोग टैक्स पे करते थे अब उससे और कम लोग करेंगे, तो इससे क्वेश्चंस भी रेज होते हैं कि जो एक्सटेंट है टू विच हाउस होल्ड कंजम्पशन या फिर सेविंग्स इंपैक्ट होगी। कॉर्पोरेट अर्निंग सजेस्ट करती हैं कि जो टैक्स गिव अवेज है वो कॉम्पनसेट करेंगी स्लोइंग कंज्यूमर क्रेडिट के लिए, और ये प्रिवेंट करेगा एक स्टॉल एट द टॉप ऑफ इनकम पिरामिड। तो यहाँ पे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट ये है कि कंजम्पशन जो है वो रियल वेजेस है अभी भी, एंड प्री पैंडेमिक लेवल पर अभी तक नहीं आया हमारा कंजम्पशन। तो प्री पैंडेमिक मतलब प्री कोविड लेवल पे हमें लेकर आना है ये सारे फिगर्स को, क्योंकि कोविड के टाइम से अगर आप देखेंगे तो हम कई साल पीछे चले गए कोविड की वजह से। तो अभी हम किसी और ही दिशा में होते, हम कहीं और ही होते जो कोविड की वजह से हम नहीं दिख पाए। तो बजट जो है उसने मेंटेन किया है अपना प्रीवियस ईयर्स वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन, और एक ग्रेटर बेयरिंग है रियल इनकम पे, बाय एक्सटेंशन कंजम्पशन पे। तो एक इम्पैक्ट है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे, अगर आप देखेंगे फ्रॉम श्रिंकिंग टैक्स पेयर बेस, रीसेंट फिस्कल कंसोलिडेशन है, ये भी अकम्पनीड है बाय हेल्दियर बुक्स रेवेन्यू साइड पर, एंड जो राइजिंग शेयर है डायरेक्ट टैक्सेस का एंड एक्सपेंडिचर साइड का थ्रू हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशंस। तो जो एक्स्ट्रा फिस्कल लीव मिल रहा है हमें ना, तो ये पब्लिक सेक्टर डिविडेंड्स की वजह से मिल रहा है, जैसे आरबीआई के जो ऑपरेशंस है टू स्टेबलाइज द रूपी। तो टैक्स गिव अवे की वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट को एफर्ट्स डालने होंगे अब, क्योंकि भैया अगर आप लाखों करोड़ रुपए छोड़ रहे हो, नहीं कलेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से तो लाखों करोड़ रुपए आपको जुगाड़ करने पड़ेंगे। नहीं तो आपको हेल्थ केयर से बजट काटना पड़ेगा, या कहीं और से बजट काटना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का बजट में भी काटना पड़े। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो मोमेंटम है यहाँ पे कंजम्पशन बढ़े, उससे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस गवर्नमेंट के और इंक्रीज हों। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो और बढ़े, सेल्स और बढ़े, हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो, ताकि जो डायरेक्ट टैक्स से हमने पैसा कमाया
वो हम कॉम्पेंसेट कर पाए इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करके। आते हैं अगले आर्टिकल पे। यूएस टैरिफ साइन हुआ और सील्ड है। मैक्सिको मैक्सिको और कनाडा यहाँ पे फाइट बैक कर रहे हैं। ट्रंप ने 25% ड्यूटी लगाई है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो यूएस में सामान चाइना से, सॉरी मैक्सिको से या कनाडा से, और 10% लगा है टैक्स किस पे, चाइना पर। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है एक ऑर्डर जिसमें ये इम्पोज करेंगे बहुत ही स्ट्रिक्ट टैरिफ्स, मतलब टैक्सेस, अगर आप मेक्सिको से सामान यूएस लाते हैं, कनाडा से लाते हैं एंड चाइना से लाते हैं। तो स्विफ्ट रिटेलिएशन भी हमें देखने को मिला एंड एक अनडिनाइबल सेंस ऑफ बिट्रेयल, ऐसा फील कर रहे हैं कि यूएस ने धोखा दिया है अपने पड़ोसियों को, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम allies भी रह चुके हैं। तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि जो टैरिफ्स हैं ये नेसेसरी हैं कि अमेरिकन को प्रोटेक्ट करें। एंड इन्होंने प्रेस किया कि जो 3 नेशंस हैं ये और ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकते हैं कि ये कर्व करें मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ इलिसिट फेंटेनिल को। तो यूएस में एक ड्रग्स प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कनाडा और मेक्सिको से आ रहा है। ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि एक तो आप ये ड्रग्स जो एक्सपोर्ट आ रहा है आपकी यूएस में आ रहा है एक्सपोर्ट होकर के आपकी कंट्री से, आप उसको रोको, ठीक है? कंट्रोल करो। एंड जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना, उसको आप फिक्स करो। आपकी कंट्री से इल्लीगल इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, आप आने देते हो, आप प्रमोट करते हो। तो ये 2 चीज़ अगर आप फिक्स नहीं करोगे तो फिर आपके ऊपर 25% का टैक्स है, आप 25% टैक्स दो। और अगर नहीं चाहिए टैक्स तो आपके सामने कंडीशन हमने रख दी है। तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का खतरा है। तो अगर ये टैक्सेस ऐसे ही रहे ना, तो इससे यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो बहुत वर्स हो सकता है यहाँ से। और बहुत सारे जो वोटर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट इसलिए दिया था कि उनके सब्जियों के दाम, ग्रोसरीज के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, हाउसिंग के प्राइसेस घटेंगे, ऑटो के दाम घटेंगे, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था। टैरिफ बढ़ाने से तो वो नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी चीज़ या कहीं से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पे अगर हम 20-20, 25% टैरिफ लगा देंगे कल से ही, तो हमें वो 20% महँगा पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट को कुछ फ़र्क पड़ रहा है उससे, राइट? तो ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप अपने मुँह से लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो सोल्जर्स हैं वो यूएस के लोग हैं, क्योंकि उन्हीं की जेब से पैसा जाना है। आप समझ रहे हैं? तो कहीं न कहीं जब उन्हें पता चलेगा पैसा देते टाइम कि हर चीज़ 25% इंक्रीज़ हो गई, जो पहले से खरीद रहे थे मेक्सिको से आने वाली चीज़ें और कनाडा से आने वाली चीज़ें, तो उनका रिएक्शन देखने लायक होगा मुझे लगता है। उन्होंने ये भी रिस्क किया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है और जो ट्रंप का पॉलिटिकल मैंडेट है उसे वो टर्मिनल में डाल दें, बिल्कुल अनसर्टेन कर दें सिर्फ 2 हफ्तों में अपने सेकंड टर्म के। उन्होंने इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर की और प्लेस किया ड्यूटी ऑफ 10% ऑन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, 25% ऑफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मेक्सिको एंड कनाडा। एनर्जी जो हम इंपोर्ट करते हैं कनाडा से, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इसको 10% का टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर। और इनका ऑर्डर ये भी मैकेनिज्म इंक्लूड करता है कि जो एस्केलेट कर सकते हैं रेट्स जो चार्ज किए जाते हैं बाय यूएस अगेंस्ट रिटेलिएशन बाय अदर कंट्रीज। तो अगर वो कंट्रीज रिटेलिएट करती हैं तो हम और टैक्सेस बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे और ज्यादा सिवियर इकोनॉमिक डिसरप्शन देखने की बात चल रही है। और एक्शंस जो लिए गए हैं व्हाइट हाउस द्वारा, ये क्या करेंगे, ये स्प्लिट कर देंगे इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अस टुगेदर, मतलब दोनों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की जगह दोनों कंट्रीज को ये डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट। यहाँ पे काफी टर्मियल हमें देखने को मिलेगा और स्कर्मिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी स्कर्मिश हो सकती है। मैं कह रहा हूँ भले ही रिटोरिकल स्कर्मिश हो, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक स्कर्मिश हो, ऑफ कोर्स कोई लड़ाई हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्कर्मिश भी देखने को हम तो एज अ स्पेक्टेटर देखेंगे, हमें तो मजा आएगा भाई। देखो, हमें तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है इससे। तो एक बार को ये भी हो कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक-दूसरे से लड़ते हुए देखें, जैसे वो एशियन, साउथ एशियन और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं बिल्कुल पॉपकॉर्न लेके लड़ते हुए। तो यहाँ पे अनाउंस किया है कि मैचिंग 25% का टैरिफ लगाएँगे, $150 बिलियन का, करीब $150 बिलियन का यूएस इंपोर्ट्स पर इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड फ्रूट। तो बिट्रेयल, स्लैंडर, इन्होंने चैनल किया कि जो बिट्रेयल है, धोखा कैनेडियंस फील कर रहे हैं, और रिमाइंड किया कि अमेरिकन्स को कि जो कैनेडियन ट्रूप्स हैं, हमने एक साथ लड़ाई की है अफगानिस्तान में और हेल्प किया है, रिस्पॉन्ड किया है जब भी कोई क्राइसिस आई है। जैसे वाइल्ड फायर आया कनाडा में, कैलिफोर्निया में, टू हरिकेन कैटरीना, और हम हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं अमेरिकन लोगों के साथ। मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लॉडिया का कहना है कि ये भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे और ये कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं व्हाइट हाउस के स्लैंडर को कि मैक्सिकन गवर्नमेंट जो है उसका कोई अलायंस है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर हम इमिग्रेशन जो है इलीगल हम करवा रहे हैं, इनका ये कहना है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट और एजेंसीज चाहती हैं कि वो सीरियस फेंटेनिल कंजम्पशन अपने कंट्री में कम करे, तो वो फाइट कर सकती हैं कि ये बिकना ही नहीं चाहिए। आप ये हम पे मत बोलो ना कि हमारी कंट्री से आपकी कंट्री क्यों आ रहा है। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपकी कंट्री में आप क्यों आने दे रहे हो और बिकने दे रहे हो, राइट?
तो ये जो स्ट्रीट्स हैं इनकी मेजर सिटीज़, वहाँ पे आसानी से ड्रग मिल जाता है, तो आप जाके पकड़ो। जब इतना आसान है कि पब्लिक और बच्चे ढूँढ ले रहे हैं जहाँ ड्रग्स मिल रहा है, तो पुलिस क्यों नहीं ढूँढ पा रही है? तो ये खुद फेल हो रहे हैं ये करने में, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं इनके हाथ में है। जो प्रीमियर है कैनेडियन प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कॉल किया है कि जो रेसिडेंट्स हैं, वो लिकर खरीदना छोड़ दें जो यूएस से आता है या रेड स्टेट से आता है। एंड इन्होंने कहा है कि रिमूव करेंगे अमेरिकन अल्कोहल ब्रांड्स को गवर्नमेंट स्टोर शेल्फ से भी एज अ रिस्पॉन्स टू टैक्स। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ग्रीन कॉस्ट ऑफ जनरेटिव एआई। जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, चैट जीपीटी से लेकर के क्लाउड और आप देखिए डीप सीक भी आ गया है, तो यहाँ पे बहुत डर पैदा हो गया है लोग के दिमाग में। एक और डर क्या, इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के एनवायरमेंट पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि अगर आप चैट जीपीटी में कुछ भी टाइप करते हो, रिक्वेस्ट करते हो ना, तो वो बॉट कंज्यूम करता है 2.9 वॉट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी। ये 10 गुना ज्यादा होता है गूगल सर्च के। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का ये कहना है। और ओपन एआई क्लेम करता है कि चैट जीपीटी अब के पास अब 300 मिलियन वीकली यूजर्स हैं, जहां पे 1 बिलियन रिक्वेस्ट आता है एवरी डे, हर दिन। और चैट जीपीटी के बियॉन्ड हजारों दूसरे चैटबॉट्स भी हैं। 2023 में अगर आप देखेंगे तो जो डेटा सेंटर्स थे वो अकाउंट करते हैं फॉर ऑलमोस्ट 1.4% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। कौन खा जाता है? डेटा सेंटर्स। एंड मासिव इन्वेस्टमेंट्स हैं जो जनरेटिव एआई में किया जा रहा है, और ये फिगर 3% तक बढ़ जाएगा 2030 तक, या फिर 1000 टेरावाट आवर्स का। तो आईईए फोरकास्ट कर रहा है कि जो 75% प्लस इंक्रीज है ना डेटा सेंटर्स में, वो उससे पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, जो पावर चैटबॉट जनरेट करता है वो होता है करीब 300 टन ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड। 300 टन कार्बन गैस ये प्रोड्यूस कर देते हैं एनवायरमेंट में। बियॉन्ड एनर्जी जनरेटिव एआई वाटर भी बहुत कंज्यूम करता है कूलिंग के लिए, कंप्यूटर हार्डवेयर को। लिक्विड कूलिंग आपने सुना होगा, तो लिक्विड कूलिंग यहाँ यूज होती है, तो उसमें पानी भी बहुत कंज्यूम होता है। जैसे जीपीटी 3 को करीब आधा लीटर पानी चाहिए होता है अगर ये 10 से 50 रिस्पॉन्स जनरेट करे। तो अगर आपने 10 से 50 रिस्पॉन्स कभी ले लिए हैं चैट जीपीटी से, मतलब आप आधा लीटर पानी खर्च कर चुके हैं ऑन एन एवरेज। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का ये कहना है। और जो एआई डिमांड है ना पानी का, ये फोरकास्ट ये है कि करीब 4.2 बिलियन टू 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर्स बढ़ सकता है। और करीब 2600 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड, सर्वर, मेमोरी चिप्स इमर्ज कर सकता है किससे? जनरेटिव एआई ऐप से 2023 में। ये कहना है नेचर कंप्यूटेशनल साइंस जर्नल का। टैक्स रिलीफ एंड लोअर ड्यूटी में एड ऑटो सेल्स। अब अगर टैक्स रिलीफ होता है, लोअर ड्यूटी आता है, तो ऑटो सेल्स को यहाँ थोड़ा फायदा हो सकता है। टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स बनाने वाले जो हमारे कंपनीज हैं वो होप कर रहे हैं कि जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो नो टैक्स जोन में आ जाएंगे, वो उन पर बेट करना शुरू कर रहे हैं अब। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी घटी है इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स पे जिनकी कैपेसिटी 1600 सीसी तक की है, वो 50% से 40% पर आ गई है। एंड 16 सीसी से ऊपर वाले का 50% से अब 30% पर आ गई है। तो इससे हार्ली डेविडसन और सुजुकी हायाबुसा जैसे जो ब्रांड्स हैं इनको काफी फायदा मिल सकता है। एंड एक्सपर्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं जो टैक्स इनिशिएटिव है ये यूज कार सेल्स को भी बढ़ाएगा, जैसे पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट में, जहां पे मार्केट लीडर मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी की सेकंड हैंड कार सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि लोगों को बहुत ट्रस्ट है। इनके इंजन 20-20 साल चल जाते हैं, 30-30 साल चल जाते हैं। तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एडिशनल 5% लोग जो ऑप्ट आउट कर सकते हैं न्यू व्हीकल्स बाय करने के लिए, इससे काफी ह्यूज बूस्ट मिल सकता है हमारे सेक्टर को। मारुति सुजुकी इंडिया जो है उससे करीब 8% डिप दिखा है मिनी एंड कॉम्पैक्ट कार सेगमेंट में अप्रैल से जनवरी तक। और जो शेयर है छोटी गाड़ियों के, वो तो रिसेंट ईयर में और कम हो गए हैं। पहले 45 से 46% 2021 तक की जो कार थी वो बिकती थी कौन सी? जो स्विफ्ट हो गई, ऑल्टो हो गई, तो छोटी कॉम्पैक्ट कार्स थी, और अचानक से एक सडन डिप देखने को मिला। एंड अब ये 23% आ चुका है। तो अगर ये तभी हो रहा है जब एस्पिरेशंस बढ़ रहा है? नहीं। प्रॉब्लम ये है अफोर्डेबिलिटी। ये जो कॉम्पैक्ट कार्स थी जो पहले 4-5 लाख की आती थी, अभी आपको 7 लाख की मिलेगी करीब करीब। 50% ऑन एन एवरेज इनके दाम आसानी से बढ़ गए हैं 2021 से लेके या 22 से लेके अभी तक के। अगर आप देखेंगे हर साल बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग तो बहुत इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो खुद चेयरमैन का कहना था मारुति सुजुकी की कि कार के दाम बड़ी तेजी से बढ़ गए और लोगों की इनकम नहीं बढ़ी इतनी तेजी से। तो लोगों की इनकम को कैचअप करने में टाइम लगेगा, और जब ये हो जाएगा तो हमारे जो 10 लाख से नीचे वाली गाड़ियां हैं फिर से बहुत बढ़िया बिकने लगेंगी, फिर से इनकी डिमांड ऊपर चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये
प्रिज्यूम करके चल रहे हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी। एक और फैक्टर है जो बायर्स को वापस लेकर आएगा यूज्ड कार मार्केट से एंट्री लेवल कार में, वो है क्योंकि सिंस जो छोटी गाड़ियों का सेल है वो रिड्यूस हुआ है 3 सालों में, तो अवेलेबिलिटी भी अब डिक्लाइन हो गई है यूज्ड कार मार्केट में। यूज्ड कार मार्केट में आपको छोटी गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं जल्दी से, क्योंकि नई भी नहीं बिकी है ना ज़्यादा। तो ये भी एक बात है। तो इससे करीब 1 करोड़ लोगों को एडिशनली और बेनिफिट हो सकता है एंड अच्छे खासे इनमें से लोग एस्पिरेशनल है, कार या बाइक ज़रूर लेंगे ही लेंगे अगले 2 सालों में या 3 सालों में। तो बाइक्स जो 16 सीसी के ऊपर है, वो तो भाई देखिए हार्डली कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो यहाँ पे कम्पीट करता है, इंडियन कंपनीज़ नहीं बनाती है। और जो ड्यूटी कट है उससे कोई डिफरेंस नहीं ज़्यादा होने वाला है, ठीक है? ये जस्ट डोनाल्ड ट्रम्प को प्लीज़ करने के लिए किया गया है। जो सीनियर प्रैक्टिस लीडर और डायरेक्टर हैं क्रिसिल के, उन्होंने कहा है कि जो इनकम बूस्टर है 12 लाख तक नो इनकम टैक्स का, ये अर्बन इकोनॉमी को हेल्प करेगा मीनिंगफुल मैनर में, और होपफुल है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे टू रिवाइविंग कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स। आते हैं अगले आर्टिकल पे, बूस्ट फॉर एग्रीकल्चर। जो बजट प्रपोजल्स है वो हेल्प करेंगे फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को। पब्लिक अटेंशन लार्जली फोकस है किस पर? रिलीफ एक्सटेंडेड टू मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स इन यूनियन बजट 2025-26। अगर आप देखेंगे जो प्रेजेंट किया गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा सैटरडे को, तो यहाँ पे कुछ अदर की एरियाज हैं, जैसे बजट का फोकस था एग्रीकल्चर पे जो बहुत स्टैंड आउट किया है। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कुछ सेवरल मेजर्स एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी के लिए, जो फार्मर्स को भी हेल्प करेंगे और कंज्यूमर्स को भी। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर धन धन्य कृषि योजना, जिससे हम नाम देते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, और स्पेशलाइज्ड मेजर्स जो है गवर्नमेंट को करीब 100 डिस्ट्रिक्ट्स में, वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है। तो देखिए, हम खेती को बढ़ाने के लिए ना, अब खेती की जमीन नहीं बढ़ा सकते, राइट? खेत अब नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि उल्टा और कमी हो गई। शहर बढ़ रहे हैं, राइट? ज़मीनें महँगी भी हो गई है। नए आप खेती बहुत रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में जाके कर सकते हो, शहरों के आस-पास तो आप चांस ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को ही इंक्रीज़ करना होगा। तो पहले जिस ज़मीन में हम जितने क्रॉप्स उगा रहे थे, हमें और ज़्यादा उसे इम्प्रूव करना होगा, और आइडिया ये है कि प्रोडक्टिविटी इन डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्रूव हो सकती है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया हो सकता है, और अवेलेबिलिटी भी लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है उसका एक काफ़ी बड़े इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें। तो जो प्रोग्राम है जो लॉन्च होगा इन पार्टनरशिप, स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप होगी, इसमें करीब 1.7 मिलियन फार्मर्स, 17 मिलियन फार्मर्स, मतलब 1.7 करोड़ किसान, उनको हेल्प मिलेगी कि वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, एंड जो बॉटम ऑफ फार्म इनकम पिरामिड पर है इस टाइम पे, मतलब बिल्कुल बॉटम ऑफ फूड चेन में कहूंगा, उनको ऊपर लेकर आए। तो फर्दर अगर आप अचीव करते हो सेल्फ सफिशिएंसी पल्सेस में, तो गवर्नमेंट यहाँ पे 6 साल का मिशन लॉन्च कर रही है, जहाँ पे तुअर, मसूर, उड़द, ये सारे दाल की जो प्रोडक्शन है, इसको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सके। इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर करेंगी ये सारे पल्सेस, और ऑफर करेंगी अगले अगले 4 साल तक फ्रॉम फार्मर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद सेंट्रल एजेंसी। तो क्या होगा कि आपको गारंटी मिल गई कि आप दाल उगाओ, बिकने की ज़िम्मेदारी हमारी है, हम देख लेंगे। और ये इंसेंटिवाइज़ करेगा फार्मर्स को कि भई ठीक है ना, हमें बेचने का कोई टेंशन नहीं है, तो हम यही वाला पल्सेस उगाएँगे। तो इससे फार्मर्स को मदद मिलेगी, जिससे पंजाब, हरियाणा स्पेसिफिकली ये व्हीट पैडी साइकिल से अब पल्सेस की तरफ जाएँगे। बिसाइड्स गवर्नमेंट क्या करेगी, लॉन्च करेगी नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब ऐसे बीज जिससे बेटर प्रोडक्टिविटी निकल पाए, ताकि कॉटन, जैसे कॉटन प्रोडक्टिविटी को भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। और जो कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आया है, तो प्रोग्राम लॉन्च होगा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए भी। बजट ने प्रपोज किया है कि वो मखाना बोर्ड बिहार में सेटअप करें, जिससे क्या होगा, एक फ्रेमवर्क बनेगा सबसे पहले, जहां इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज होंगे फिशरी सेक्टर में भी, और लोन अवेलेबिलिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को भी यहाँ पे इंप्रूव करने की बात की गई है। तो अगर आपको लोन चाहिए, तो आपका लोन लिमिट भी किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख कर देंगे मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में। तो क्रेडिट कार्ड करीब 7.7 करोड़ फार्मर्स यूज करते हैं हमारे देश में। और इन स्पेसिफिक मेजर्स के अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रपोज किया है कि वो लॉन्च करेंगे प्रोग्राम ऑन रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेसिलियंस। तो प्रोग्राम जो होगा इन पार्टनरशिप होगा विद स्टेट्स, और ये ऐसे एस्पेक्ट्स देखेगा जैसे कि स्किलिंग हो गया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, और इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप बजट एलोकेशन की बात करो एग्रीकल्चर में, अलाइड सर्विसेज में, तो यहाँ पे हेल्दी जंप है 22% का, तो अबाउट 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन रुपीज। एंड जो एग्रीकल्चर पे फोकस है, ये वन ऑफ द 4 इंजन बना रहा है हमारे डेवलपमेंट का, राइट? 4 में से एक इंजन हमारा क्या है? एग्रीकल्चर है। इंडिया का करीब 50% जो वर्कफोर्स है, काम करने वाली आबादी है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपने रोजगार के लिए। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो इससे इनकम वो इनका काफी बढ़ेगा ओवरऑल बेसिस पे। तो अटेंशन
जो है एग्रीकल्चर पे वो पूरा बना रहना चाहिए और ब्रॉडर पॉलिसी रिक्वायरमेंट की हमें ऐसे ही ज़रूरत है, ताकि हम वर्क फ़ोर्स को इस सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में लेके जा सकें और जो कुछ लोग इस सेक्टर में हैं, वही प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके प्रोडक्शन को मेंटेन रखें। तो इससे पर कैपिटा इनकम भी एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो वर्क फ़ोर्स है उसे हम शिफ्ट कर पाएँगे दूसरे सेक्टर्स में। तो हायर प्रोडक्शन भी होगा, तो इससे कंज्यूमर को भी अफोर्डेबल दाम पर खाने की चीज़ें मिलेंगी। फूड प्राइसेज़ जो है हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा मैं कहूँगा रास्ते का रोड़ा रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं आ पा रहा है और आरबीआई रेट कट्स नहीं कर पा रहा है। तो एक तो वेदर हमें बड़ा परेशान करता है, मौसम खराब हो गया बस इस साल महँगाई बढ़ गई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ मौसम पे डिपेंड करे कि हम अगले साल किस दाम पे क्या लेने वाले हैं। कहीं न कहीं हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, ताकि हम यहाँ पे इन चीज़ों पे इतना डिपेंडेंट ना रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कई लोग मेरे से कहते हैं कि मैं बाकी एडिटोरियल्स और कवर करूँ, लेकिन देखिए इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी न्यूज़पेपर है, अगर काम का एडिटोरियल नहीं होगा, पॉलिटिकल होगा बिल्कुल प्योर या ऐसे कोई काम की चीज़ नहीं होगी, तो कोई इसमें सेंस नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। तो कई बार मुझे एडिटोरियल्स मिलते ही नहीं हैं अच्छे, जो आपके काम के हों। वो एक कोई स्टोरी मिल जाएगी या कोई इकोनॉमी से जिसका कोई लेना-देना ही नहीं है, वो चीज़ें आ जाएँगी। तो वो चीज़ें मैं हमेशा अवॉइड करूँगा। तो जो भी मैं आर्टिकल्स पिक करके लाता हूँ, वो ना जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आर्टिकल्स होते हैं। तो एडिटोरियल अगर अच्छे होंगे तो मैं 5-6 एडिटोरियल्स भी कवर करूँगा, एंड अगर नहीं अच्छे होंगे तो शायद मैं उस दिन एक भी एडिटोरियल्स कवर ना करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।